जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है। यूपीएससी के द्वारा हाल ही में असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2019 जो कि सीएपीएफ के लिए करवाई जाती है, उसमें मेरा प्रथम स्थान आया है। यह मेरा पहला ही प्रयास था और इस परीक्षा की तैयारी मैंने बिना किसी कोचिंग के और ग्रेजुएशन के साथ ही की थी। यह परीक्षा मेरे ग्रेजुएशन के लगभग 2 महीने बाद अगस्त 2019 में हुई थी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह परीक्षा जो कि 1 साल तक चलती थी, इस बार काफ़ी डिलेड हो गया और लगभग 1.5 साल तक इसका दौर चला है। मार्च 2020 में कोरोना के कारण काफ़ी लॉकडाउन हो गया था और उसके बाद से मैंने अभी तक की जो भी यूपीएससी की तैयारी की है वो अपने गांव से ही रह के की है। इस वीडियो के द्वारा मैं सभी स्टूडेंट्स को अपनी जर्नी, अपनी स्ट्रैटेजी, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए और अंत में कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि इस एग्ज़ामिनेशन और यूपीएससी के बारे में मिथ के रूप में है। लेकिन इन सब से पहले मैं उन सब छात्रों से कुछ बात करना चाहता हूं जिनका हाल ही में यूपीएससी द्वारा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के फाइनल रिजल्ट जो कि 2019 के लिए थी या 2020 के रिटन परीक्षा में किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में जो लाइन कही, शायद यह वाक्य उन्हीं सभी छात्रों को समर्पित है जिन्हें किसी भी कारण से इस परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस इज़ नेवर फाइनल एंड फेलियर इज़ नेवर फेटल, इट इज़ आर द एफर्ट्स विच काउंट्स। इसका तात्पर्य है कि अगर हम सक्सेसफुल हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लास्ट सक्सेस है और किसी कारणवश अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हमें निराश हो जाना चाहिए। अब यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021 बस 6 महीने ही दूर है और मैं अभी जो आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई भी छात्र इसे अच्छी तरह से पढ़े तो 6 महीने में इस परीक्षा की आराम से तैयारी की जा सकती है। ऐसा कहा भी गया है कि 21 दिन में हम अपने आदत को बदल सकते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 6 महीने में हम इस परीक्षा को तो ज़रूर ही क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इन सब से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि मैंने आखिरकार इस परीक्षा की तैयारी क्यों की। बचपन से ही मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाने का शौक़ था और मैं सैनिक स्कूल में और आरएएमसी में पढ़ा। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था कि 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग कर सकता था। जेईई में के थ्रू मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि जिस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है मैं वही सब्जेक्ट पढ़ूंगा और मुझे कम से कम समय में यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो मैंने बीए को चुना जो कि आजकल के समय में स्टूडेंट्स नहीं लेना चाहते हैं और इंजीनियरिंग एक कॉमन थ्रेड बन गया है जो काफ़ी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लिए हैं, यूपीएससी में यह मैटर नहीं करेगा। फ्रेंड्स, जब आपने एक बार यह डिसाइड कर लिया है कि अब आपको यूपीएससी की यह परीक्षा देनी है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप यूपीएससी के वेबसाइट पर जाएं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको इस एग्जामिनेशन की हर एलिजिबिलिटी और वो क्राइटेरिया आपको पता चल जाएगा जिसके द्वारा आप अपने तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, इस बात को हाईलाइट करने के लिए मैं यह एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे कि इस परीक्षा का EWS कैटेगरी का रिजल्ट इस बार रोक दिया गया है और कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में कन्फ्यूजन ही इसके पीछे एक रीज़न था। अब जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो ना कि आपको सिलेबस के बारे में पता चलता है, बल्कि आपको मेडिकल और बाकी सारी जो क्राइटेरिया इस एग्ज़ामिनेशन की है वह भी मालूम चलता है।
जो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ वह मेरी स्ट्रैटेजी है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत ही कैंडिडेट को वह स्ट्रैटेजी सूट ना करे, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होती है उसमें आपको यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करता है वह आपको पता चल जाएगा। अब मैं इस परीक्षा के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि है आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड एसएसबी। इस परीक्षा के द्वारा आप असिस्टेंट कमांडेंट पद पर कार्यरत होते हैं, जिसे इक्विवेलेंट टू कैप्टन इन आर्मी माना जाता है। इस परीक्षा के रिटन पार्ट जो होता है वह मेरे हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब मैं आपके साथ रिटन एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वह एक दिन का परीक्षा होता है और उसमें 2 पेपर्स होते हैं। पहले पेपर में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो 250 मार्क्स का होता है, और दूसरा पेपर 200 मार्क्स का होता है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पहले पेपर में आपको जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि मैथ्स और रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और बाकी जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में अपने डिटेल्ड बुक लिस्ट को तो नहीं शेयर करूंगा, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर डाल दूंगा। लेकिन हर स्टूडेंट वही बुक पढ़ते हैं, लेकिन किन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है और किन्हीं कारणवश किसी लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। वंस वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, our strategy becomes oriented towards the right direction। इस परीक्षा में पहले पेपर के लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें और उस क्वेश्चन पेपर में हर टॉपिक में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस प्रकार से आप तैयारी करें। तो रिटन का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए मेरी 3P स्ट्रैटेजी थी। पहला P मतलब प्रिपरेशन, यानी आपको एग्जामिनेशन की डिमांड को समझना है और जो बेसिक आपकी स्टैंडर्ड्स बुक है उसे कंप्लीट करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास की NCERTs, और मैंने ज्योग्राफी के लिए मृणाल सर की वेबसाइट पे जो लेक्चर सीरीज़ है उसको भी फॉलो किया था। साथ ही जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होता है वह काफ़ी कम संख्या में पूछा जाता है, इसीलिए आप उसकी सिलेक्टिव स्टडी करें। गवर्नमेंट स्कीम्स को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में गवर्नमेंट स्कीम्स को पूछने का एक ट्रेंड रहा है। इसके बाद ये आवश्यक है कि आप प्रिपरेशन के लिए शॉर्टकट्स का सहारा ना लें, बल्कि अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपसे यूपीएससी पूछता है तो उसे आप आसानी से आंसर कर सकते हो। प्रिपरेशन के बाद इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह देखा गया है कि स्टूडेंट्स बस पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको यूपीएससी की परीक्षा में पास करना है तो प्रैक्टिस इज़ द की, और कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट सॉल्विंग द MCQ क्वेश्चंस। मैंने क्या किया था कि मैंने यूपीएससी के 10 साल के CAPF के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ा था, और साथ साथ में मेरा यह भी फोकस था कि जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उनको मैं वापस जाके स्टैंडर्ड्स बुक से भी पढूं। इसके सिवाय यह बहुत ही आवश्यक है कि आप अपने स्ट्रैटेजी में जो प्रैक्टिस होता है उसमें यूपीएससी बाकी जो एग्ज़ाम्स है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है या CDS है, उसके भी क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करें। इससे आपकी थिंकिंग जो होती है वो ब्रॉडन होती है, और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है। खासकर जनरल साइंस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप NCERTs 9th 10th की तो ज़रूर ही पढ़ें। अगर आपको मौका मिलता है तो आप 6th to 8th की भी ज़रूर पढ़ें, और साथ ही CDS के जो भी क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं उसे आप करके जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा भी गया है कि CDS के कुछ साल पहले की क्वेश्चंस CAPF में रिपीट हो जाता है। इन सब के बाद जो पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है
थर्ड पी का परफॉर्मेंस। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन एग्ज़ामिनेशन के दिन कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और उनका क्वेश्चन छूट जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव द राइट स्किल टू मैनेज द टाइम in order to enhance your performance on the final day। अब इसके बाद मैं पेपर 2 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा। पेपर 2 200 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 3 घंटे दी जाती है। पेपर 2 का जैसा इसका टाइटल है कि इसमें जनरल स्टडीज़, एसे और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं। आपको 4 एसे लिखने होते हैं, 2 आर्गूमेंट, 2 रिपोर्ट राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्रेसी और ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पेपर 2 में बहुत लोगों का यह कन्फ्यूज़न होता है कि अगर उन्होंने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो पेपर 2 के विदाउट प्रिपरेशन भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि यूपीएससी की परीक्षा में हर पेपर, हर स्टेज इम्पॉर्टेंट है। पेपर 2 में यह इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पेपर को कंप्लीट करें ही, और साथ में यह ज़रूर इंश्योर करें कि आप जो भी लिख रहे हैं उसमें क्वालिटी कंटेंट लिखें। पेपर 2 के लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने क्या किया था कि जो भी प्रोबेबल टॉपिक्स है उसको मैंने लिख लिया था और साथ में उससे रेलेवेंट कोटेशंस, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, इन सब को मैंने ऐड कर लिया था। इससे क्या हुआ कि जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया तो मैं रेलेवेंट कंटेंट को प्रोड्यूस कर पाया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आर्गूमेंट के बारे में सवाल होते हैं। आर्गूमेंट में यह इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों साइड को लिखें और हो सके तो पॉइंट वाइज ज़रूर लिखें। मैंने दोनों आर्गूमेंट में यह कोशिश की थी कि कम से कम 3 या 4 पॉइंट लिख सकूं, और इसके साथ ही जिस पॉइंट को भी लिखूं तो उसको सब्सटेंशिएट कर सकूं कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी डेटा के थ्रू। इन सबसे ज़्यादा अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वह है मेरे अनुसार कि आप वे फॉरवर्ड ज़रूर दें, क्योंकि आप एक ऑफिसर होने वाले हैं और ऑफिसर के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि वह बल्कि प्रॉब्लम्स को ही ना जाने बल्कि उसका एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड भी हो। इसके साथ में मैं ग्रामर पे जोर देना चाहता हूँ। जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं वे 25 मार्क्स के होता है और इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो 20 मार्क्स तो ज़रूर ही ला सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया था कि फाउंडेशनल बुक्स तो मैंने पढ़ी ही थे जो मैंने स्कूल्स में पढ़ा था, और क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा फाउंडेशन इंग्लिश में ठीक ठाक था, इसीलिए कुछ अधिक मेहनत मुझे करने की आवश्यकता नहीं हुई थी। लेकिन इसके सिवाय एग्ज़ामिनेशन के लास्ट 15 to 20 डेज़ में मैं CAPF के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके गया था। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विथ रश्मि करके एक चैनल था जिसका मैंने उपयोग किया था। स्टडी फंडा भी एक चैनल था जिसका उपयोग किया था, और साथ ही बाकी भी चैनल्स का मैंने उपयोग किया था। मैं यहाँ पर किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा तो यह एक ही फंडा था जो कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि लेट द नॉलेज कम फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो मैं क्या करता था कि गूगल या यूट्यूब पे सर्च करता था और जो भी वीडियो जो सबसे रेलेवेंट मुझे लगे या जो भी कंटेंट मुझे सबसे रेलेवेंट लगे उसका मैं प्रयोग किया करता था। अब यह इम्पॉर्टेंट है कि आप पेपर 2 के डिमांड को समझें। अगर पेपर 2 को अगर मैं चेस के गेम से कंपेयर करूं, चेस का मैं एक बहुत ही शौक भी मुझे रहा है, तो इन पेपर 2 इफ़ क्वीन is your presentation, then king is your content, and you have to focus on both part of it. If you just write the content but if your presentation is messy and the person who is checking it, he is not able to read it, then he may not be able to award you good marks. So it is very important that you write neatly and you try to underline the things which are important, because then it becomes very easy for the person who is checking to read your answers. अब जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को दोनों पेपर्स के लिए शेयर कर लिया है, तो रिटन एग्जामिनेशन के जो कॉमन कुछ मिथ्स है
उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पहला तो डिबेट होता है वो स्टूडेंट्स के बीच में होता है कि पेपर 1 में हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आइडियली कोई भी आंसर नहीं है। यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट हैं। अगर आप वैसे व्यक्ति हैं जिनका गेस वर्क अच्छा रहता है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन होती है। मुझे लगता है कि अगर वो कम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करे तब भी उन्हें शानदार मार्क्स आ सकता है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं जीवन में रिस्क टेकिंग पर्सन रहा हूँ और मैंने काफ़ी क्विज़ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया है, तो कहीं ना कहीं मेरी गेस वर्क्स ठीक रहती है। इसीलिए मैंने 95 के अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और मेरे काफ़ी क्वेश्चंस उसमें सही भी हुए थे। लेकिन तब भी जब मैंने अपना मार्क्स कैलकुलेट किया था तो मेरे मार्क्स 145 के आसपास आ रहे थे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक यूपीएससी ने फाइनल मार्क्स रिलीज़ नहीं किया है, तो जब भी मार्क्स आएगा तो मैं आपके साथ इसे शेयर करूंगा। दूसरा जो क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स के माइंड में होता है कि क्या हमारा पेन मैटर करता है पेपर 2 में। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूपीएससी की नोटिफिकेशंस को पढ़ें, उसमें क्लियरली लिखा होता है जो आपको किस प्रकार का पेन यूज़ करना चाहिए। पेपर 1 में आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है और पेपर 2 है उसमें जब मैंने लिखा था तो ब्लू पेन अलाउड था और मैंने ब्लू पेन ही यूज़ किया था। इसके सिवाय जो तीसरा क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स के माइंड में होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस किस हद तक करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका पेपर 2 तभी चेक होता है जब आप पेपर 1 के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पार करते हैं। इसीलिए पेपर 1 भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पेपर 2 भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मेरे मार्क्स 145 के आसपास ही पेपर 1 में आ रहे थे और कुछ मेरे फ्रेंड्स इवन 160 मार्क्स ला रहे थे, लेकिन उनकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाई है क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं उन्होंने पेपर 2 को नेगलेक्ट किया हो। तो दोस्तों, यह रही मेरी रिटन एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी। अंत में मैं DKT यानी डेली नॉलेज ट्रैक को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिया ताकि मैं बाकी एस्पिरेंट्स से अपनी बात पहुंचा सकूं। धन्यवाद।